तो इंग्लिश की फर्स्ट वीडियो कल हमने अपलोड की थी, ठीक है भाई। उसमें हमने डिस्कस क्या किया था, टेंस का इंट्रोडक्शन केवल मैंने उसमें कराया था, ठीक है, कि टेंस जो है वो होता क्या है, कितने टाइप्स के टेंस हमारे पास होते हैं, और जो वर्ब की फॉर्म्स हैं वो किस किस तरीके से कौन कौन से टेंस में हमें यूज करनी है, वो हमने कल देख लिया था। ओवरव्यू कर लेते हैं एक बार कि क्या क्या हमने देखा। कल हमने देखा कि भाई टेंस जो है वो तीन तरीके के हैं, प्रेजेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर, ठीक है। तीन तरीके से हमने टेंस को डिवाइड किया हुआ है, वो टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अगर आज के समय की भी बात करेंगे तो प्रेजेंट टेंस में सारी बात करेंगे, को कल जो समय बीत चुका है उसके लिए पास्ट में चले जाएंगे, और आने वाले समय के लिए फ्यूचर में चले जाएंगे। ये तीन चीजें हमने कल देखी थी टेंस में। उसके बाद बात करते हैं वर्ब की। वर्ब में हमने ये सब चीजें देखी थी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस कहाँ लगाया जाता है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म कहाँ यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म का यूज कहाँ होगा और थर्ड फॉर्म का यूज कहाँ होगा, ठीक है। वापस से मैंने लिख दिया, किसने वीडियो नहीं देखी एक बार इसमें देख लेंगे कि थर्ड फॉर्म केवल परफेक्ट के लिए यूज की जाएगी, चाहे वो प्रेजेंट का हो परफेक्ट, चाहे पास्ट का, चाहे वो फ्यूचर का, ठीक है। और परफेक्ट, इंडेफिनिट, ये क्या है, हमने बताया था कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों को ही हमने फर्दर चार जगहों डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। प्रेजेंट को भी, पास्ट को भी और फ्यूचर को भी, इंडेफिनिट में, कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। चार चार जगह हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। उनमें हमें ये वर्ब की 5 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स मैंने बताई थी जिनको हमें यूज करना है इसमें, ठीक है। बात करते हैं हम सबसे पहले टेंस की, जो हमारे पास क्या है, प्रेजेंट, प्रेजेंट में इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। सबसे पहला टेंस हमारे पास आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें हमें देखना है कि इसकी सबसे पहले जो चीज आती है वो आती है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, जब सेंटेंसेस को देखेंगे तो उसमें हमें ये देखना है कि पहचान क्या है इसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसको हम कैसे पहचानेंगे। किसी भी जहां पे हमें लिखा हुआ मिलेगा, कोई एक्सरसाइज हम कर रहे हैं तो उसमें कैसे पहचान होगी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए मैंने क्या बताया था, यहाँ पे कल बात करी थी हमने कि इसमें कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म तो फ्यूचर में भी यूज होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इसकी बिल्कुल मेन आइडेंटिफिकेशन क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कब होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या क्या चीज आती है। वैसे हमने जो बचपन की बात करें, छोटे क्लासेस में पढ़ाया, टेंस सब पढ़ते हैं, तो इसमें क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि जिन सेंटेंसों के लास्ट में क्या आता है, ता है आता है ना, ती है, ते, ये तीन वर्ड्स सभी ने सुने होंगे, सभी के लिए कोई नए वर्ड नहीं है ये, ठीक है। सबने सुन रखे हैं कि जिन सेंटेंसों के लास्ट में ता है, ती है, ते है सब आते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ये रटा रटाया सेंटेंस बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल जैसे कि राम खाना खाता है, सीता नृत्य करती है, पढ़े हैं हमने, ठीक है। तो वो कैसे होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, वो हमने ये पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर कंपटीशन की बात करें तो कहीं भी हिंदी में सेंटेंस तो लिखा हुआ मिलने वाला है नहीं हमें, तो हिंदी में सेंटेंस लिखा हुआ मिलेगा नहीं, तो ये ता है, ती है, ते है तो हो गए फेल, ठीक है। वहां हिंदी में तो लिखने वाला है नहीं कोई सेंटेंस, तुम्हें स्पेशल हिंदी में तो नहीं ट्रांसलेशन मिलेगा वहां पे कि पहचान लो भी ता है, ती है, ते है लिखा हुआ और प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो ये वाला तरीका तो हम केवल छोटी क्लासेस में यूज कर सकते हैं, कंपटीशन में तो हम इससे पहचान पाएंगे नहीं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या नहीं है। तो फिर कैसे पहचानेंगे, कुछ आइडेंटिफिकेशंस हमारे पास कंपटीशन के लिए हैं, वैसे भी जनरल इसकी आइडेंटिफिकेशन है। जैसे कि कल मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम बात करते हैं रेगुलर एक्शन। कौन सा, रेगुलर एक्शन की बात करते हैं इसमें। रेगुलर एक्शन का मतलब क्या है, कोई ऐसा कार्य जो नियमित रूप से हो रहा हो, जो लगातार, रेगुलर का मतलब क्या है, लगातार, एक्शन का मतलब कार्य, कोई ऐसा कार्य जो लगातार हो रहा है। जैसे मैं कोई इसमें एग्जांपल देता हूं, I teach here daily, ठीक है। तो इससे हमें क्या चीज समझ में आ रही है, I teach here daily, डेली शब्द आ गया इसमें, तो डेली से हमें किसमें हिंट मिल गया कि ये काम कहीं ना कहीं डेली हो रहा है, ठीक है। डेली का मतलब क्या है, एक रेगुलर एक्शन के अंतर्गत आ गया है, ठीक है ना। तो रेगुलर एक्शन का मतलब यही है, कोई ऐसा कार्य जो डेली नियमित रूप से चल रहा हो। अब मैंने लिखा है आई टीच हियर डेली, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ पे रेगुलरली पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, डेली पढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो इसका मतलब ये कैसा एक्शन आ गया, एक रेगुलर एक्शन। तो जहां पे भी रेगुलर एक्शन होगा वो कौन सा सेंटेंस के अंदर आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। सेकंड बात, इर्रेगुलर एक्शन होगा कोई,
इर्रेगुलर एक्शन, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ही आएगा। इर्रेगुलर एक्शन की बात करते हैं, इसका भी मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि अर्थक्वेक कम्स इन जापान, ठीक है, अर्थक्वेक कम्स इन जापान, जापान में अर्थक्वेक आता है। अब अर्थक्वेक क्या है, कोई रेगुलर एक्शन तो है नहीं है, डेली डेली तो अर्थक्वेक आता नहीं है, ये कैसा एक्शन है, इर्रेगुलर एक्शन है, कभी कभी आता है जापान में, है ना। कहीं पे भी अगर बात करें जापान का, कहीं पे भी बात करें अर्थक्वेक डेली तो आने वाला है नहीं, है ना, डेली अगर अर्थक्वेक आएगा तो कंट्री थोड़ी ना बचने वाली है वो। तो ये कैसा एक्शन हुआ, इर्रेगुलर एक्शन हुआ। अर्थक्वेक कम्स इन जापान, जापान में जो अर्थक्वेक है वो रेगुलर के तरीके से नहीं आएगा, वो आएगा इर्रेगुलर एक्शन के अंतर्गत, ठीक है ना। तो ये भी किसके अंदर आएगा, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आएगा। आगे बात करते हैं, इसमें रेगुलर एक्शन आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत, इर्रेगुलर एक्शन भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, कोई भी हमारी जो होती है हैबिट्स, जो हमारी आदतें हैं, ठीक है, ये हैबिट्स भी आएंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। हैबिट की बात कर लें अगर हम, इसमें भी अगर मैं एग्जांपल लिखाऊं तुम्हें, तो लिख सकते हैं रोहन स्मोक्स, मतलब क्या हुआ कि रोहन स्मोक करता है, ठीक है। तो रोहन स्मोक करता है, ये किसके अंदर आ गया, उसकी हैबिट के अंदर आ गया, क्योंकि स्मोकिंग करना किसके अंतर्गत माना जाता है, एक हैबिट मानी जाती है। अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उसका मतलब क्या है, वो उसकी क्या है, हैबिट है। अगर वो हैबिट है तो हम इसके लिखेंगे रोहन स्मोक्स, तो ये भी आ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। अभी सेंटेंसेस पे ध्यान नहीं देना किस तरीके से बन रहा है, वो तो अभी हम देखेंगे सेंटेंस बनाने का रूल क्या है, ठीक है ना। वैसे तो मैंने बताया था कल की, सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, 3 टर्म मैंने बताए थे कल कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है, किसी भी सेंटेंस को कैसे पहचाने कि भाई वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है या नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे तरीके के सेंटेंस आएंगे। अभी प्रेजेंट में 4 तरीके हैं, फिर पास्ट में भी 4 है, फ्यूचर में भी 4 है। जब सारा हम पढ़ लेंगे, कंक्लूजन कर लेंगे, तो हमें पहचान कैसे पड़ेगी कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट है या पास्ट कंटीन्यूअस है। तो उस चीज के लिए हम बात कर रहे हैं कि आइडेंटिफिकेशन क्या है इसकी। तो आइडेंटिफिकेशन के अंदर हमें ध्यान रखना है कि कोई भी रेगुलर एक्शन होगा तो वो उसके अंतर्गत आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आएगा। इर्रेगुलर एक्शन है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। और कोई हमारी हैबिट है तो वो भी किसके अंदर आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। इसको एक बार नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं सेक्शन। तो 3 तरीके हमने सीख लिए हैं, रेगुलर एक्शन, इर्रेगुलर एक्शन और हैबिट्स। ये तीनों किसके अंदर आएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आएंगे। एक फोर्थ हमारे पास और बचता है, ये बचता है हमारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ, यहां से भी कंपटीशन में क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत सेंटेंस यहां से पूछे जाते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ को हम किसी भी सेंटेंस में बना देंगे, पास्ट में बना देंगे, फ्यूचर में बना देंगे, जबकि ये केवल और केवल किसके अंदर आएगा, ये आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, ठीक है ना। यूनिवर्सल ट्रूथ अकेला ऐसा सेंटेंस है जो केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। एग्जांपल हम इसका देख लेते हैं। एग्जांपल में देखते हैं हम इसमें, जैसे कि आएगा सन राइजेस इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब ये है जो चेंज नहीं किया जा सकता। यूनिवर्सल ट्रूथ वो होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये पूरे ब्रह्मांड के लिए ट्रू है एक बात, इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता पूरे ब्रह्मांड में। यूनिवर्स का मतलब वही होता है ब्रह्मांड, है ना। यूनिवर्सल ट्रूथ है ये कि सन राइजेस इन द ईस्ट, सन कहां पे उगता है, ईस्ट में उगता है। तो इस बात को कोई भी नहीं बदल सकता, सबके लिए ये समान होगी, किसी के लिए चेंज नहीं हो सकती ये बात। इसको नोट करिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन। तो 4 चीजें हमने देख ली हैं इसमें, रेगुलर एक्शन, इर्रेगुलर एक्शन और स्मोकिंग वगैरह जो हमारी डेली हैबिट होती है, किसी की हैबिट्स जो होती है, ठीक है, और यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है, ये सभी आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, ठीक है ना। और इसकी सबसे बड़ी पहचान भी है ये 4 तरीके। उसके बाद 2 चीजें और बचती हैं हमारे पास जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव दे रहे हैं तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें ये देखना है कि जो न्यूज़पेपर हेडलाइंस होती हैं, न्यूज़पेपर हेडलाइंस, ये हमेशा आएंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर।
तो न्यूज़पेपर हेडलाइंस, जैसे कि हम इसमें एग्जांपल के साथ में लिखते हैं, न्यूज़पेपर हेडलाइन की अगर बात करें हम, जैसे कि लिखा हुआ मिलेगा हमें पीएम साइंस डील, पीएम साइंस डील, पीएम ने कोई डील साइन की है, उसकी तुरंत क्या आएगी, न्यूज़पेपर हेडलाइन में मिल जाएगी किसी भी उसमें न्यूज़पेपर में। तो वो किसमें मिलेगी, केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में मिलेगी, वो हमें हेडिंग इस तरह से मिलेगी, पीएम साइंस डील। बात आ रही है समझ में? तो ये हमें न्यूज़पेपर हेडलाइन का ध्यान रखना है हमेशा और हमेशा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी, कोई भी न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन होगी, जैसे मैंने एग्जांपल लेके दिखा दिया पीएम साइंस डील, पीएम ने कोई डील साइन की तो वो न्यूज़पेपर हेडलाइन बन के आएगी और वो आएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है ना। अगली बात करते हैं, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है ये है हमारे लिए, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, होती है क्रिकेट कमेंट्री। क्रिकेट कमेंट्री, क्रिकेट कमेंट्री में क्या होता है, सभी को क्रिकेट देखा ही है सबने, क्रिकेट की कमेंट्री भी लोग सब सुनते ही हैं, तो ज्यादातर हम तो हिंदी में सुनते हैं, कोई बात नहीं है, इंग्लिश में सुननी स्टार्ट कर देना, आप इंग्लिश सीख रहे हो तो इंग्लिश भी सुनो। उसमें होता क्या है, क्रिकेट कमेंट्री हमेशा बिल्कुल आंखों देखा हाल बताया जाता है, उसमें जो सामने दिख रहा है वही बोलता रहता है, वो सचिन स्ट्राइक्स द बॉल एंड इट गोज ऑफ द बाउंड्री, इस तरीके से मतलब कुछ भी सेंटेंस बोलते हैं वो, उसका मतलब क्या है, आंखों देखा हाल वो कौन से सेंटेंस बताएंगे, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर बताएंगे वो। आ रही बात समझ में? तो इसमें ये ध्यान रखना है कि क्रिकेट कमेंट्री किसके अंदर आएगी, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ही आएगी। इसमें भी कोई बात नहीं, एग्जांपल लिख के देख लो आप, समझ में आ जाएगी बात इसमें अच्छे से। सचिन स्ट्राइक्स द बॉल एंड इट गोज ऑफ द बाउंड्री। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस लिखा हुआ मिलेगा हमें कहीं पे भी, क्रिकेट कमेंट्री में इस तरीके से बोलते हैं कि सचिन स्ट्राइक्स द बॉल एंड इट गोज आउट ऑफ द बाउंड्री। तो ये भी केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा, क्योंकि आंखों देखा हाल होता है, प्रेजेंट की बात हमें साथ के साथ बताई जा रही है, तो वो केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही जाएगी। ठीक है, लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें जो हमारे पास बचता है वो बचता है क्या, नियर बाय फ्यूचर। नियर बाय फ्यूचर में कोई प्लान्ड एक्शन जो होगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी होती है स्टूडेंट्स को कि नियर बाय फ्यूचर का जो प्लान्ड एक्शन होगा वो किस में आएगा, वो आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए आइडेंटिफिकेशन का भी, और एरर सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही मिलता है हमें कि नियर बाय फ्यूचर जो प्लान्ड एक्शन है कोई भी, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ मिलेगा, जो कि हमारे माइंड में तुरंत सोचेंगे हम कि ये तो गलत है। ठीक है ना, ये हमें गलत लगेगा देखने में, गलत कैसे लगेगा, इसका मतलब मैं एग्जांपल बताता हूं, जैसे देख के देखो, ये एग्जांपल इस तरीके से होगा कि प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक। प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक, ये क्या है, इसमें हमें समझ में आ रही है बात कि अगले हफ्ते की बात की जा रही है, नेक्स्ट वीक, है ना। जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे होंगे, जब हम फ्यूचर पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे, मैं इसमें आपको बताऊंगा कि भाई आने वाले टाइम की जो घटनाएं होंगी, जैसे ये अगले हफ्ते की बात करें, नेक्स्ट डे की बात करें, या नेक्स्ट मंथ हो सकता है, ठीक है ना। तो कोई भी जो नियर बाय फ्यूचर होगा या कोई भी फ्यूचर होगा, यहाँ पे तो नाम ही फ्यूचर आ रहा है, और फ्यूचर के लिए तो हमने अलग से टेंस का वो बनाया हुआ है पार्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, सारा पूरा फ्यूचर बनाया हुआ है उसके लिए, तो फिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंडर क्यों आ रहा है। इसमें हमने देखा है कि ये नियर बाय फ्यूचर का कोई प्लान्ड एक्शन है, जो हमने आज ही प्लान किया है, अभी प्लान किया है। अगर प्लान आज कर रहे हैं आने वाले टाइम के लिए, तो ये हम क्या है आज के टाइम में बताएंगे किसी को कि भाई आने वाले टाइम में हम ये करने वाले हैं, ठीक है ना, कि अगले हफ्ते में या अगले महीने में ये काम होगा, तो होगा, तो वो उस बात को आप आज के टाइम में बता रहे हैं प्रेजेंट में किसी को कि भाई नियर बाय फ्यूचर में ये काम होने वाला है। तो इसलिए हम किस में लेके चले जाएंगे, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट को में लेके चले जाएंगे। इसका भी मैं एक दो सेंटेंस और करा दूंगा आपको, उसमें और क्लियर हो जाएगा कि नियर बाय फ्यूचर का ये प्लान्ड एक्शन है, कि नियर बाय फ्यूचर में हमने प्लानिंग की है इसको करने की, ठीक है ना। तो हम किसी को बता रहे हैं आज कि भाई ये काम हम करने वाले हैं अगले हफ्ते में,
तो इसमें नेक्स्ट वीक बेशक आ रहा है, लेकिन ये आएगा केवल केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ही। तो इसमें सेंटेंस बहुत गौर से देखना है। प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक, ये न्यूज में आज के टाइम में चल रहा है कि आने वाले टाइम में प्राइम मिनिस्टर चाइना जाएंगे अगले हफ्ते। तो ये कहानी आज बताई जा रही है प्रेजेंट में, अगले हफ्ते जाएंगे, ये बात ठीक है। तो ये क्या है, प्लान्ड एक्शन है आने वाले टाइम में, नियर बाय फ्यूचर का, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की आइडेंटिफिकेशंस हमने देख ली है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानना कैसे है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, या फिर कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा या नहीं होगा। अभी मैंने नियर बाय फ्यूचर की घटना बताई थी कि नियर बाय फ्यूचर को भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं, अभी मैंने सेंटेंस का एग्जांपल ही बताया। उसके बाद हम बात करते हैं अब जो सबसे मेन चीज है। अब वैसे बचा तो ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान आ गई है हमें, बस अब तो सेंटेंस बनाने हैं। सेंटेंस में हमें चार तरीके के होते हैं अभी, एक पॉजिटिव सेंटेंस होगा, एक नेगेटिव होगा, एक इंटरोगेटिव और एक डबल इंटरोगेटिव। चार तरीके के सेंटेंस बनने हैं। उनको बनाने के लिए रूल नहीं रटने, जैसे हम रूल रटते हुए आए ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसईआईएस सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होगा, नहीं तो नहीं होगा, प्लस ऑब्जेक्ट नेगेटिव में ये लग जाता है, फिर डबल इंटरोगेटिव, वो रटने नहीं है। वरना तो चार रूल एक सेंटेंस के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए चार बनेंगे, फिर चार कंटीन्यूअस के लिए, ऐसे तो 48-50 के आसपास रूल बैठ जाएंगे, उन्हें कौन रटेगा। तो रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, बहुत आसान सी बात करनी है। हमने तीन चीज कल बताई थी आपको कि सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजों से मिलकर सेंटेंस बनता है, ठीक है। प्रैक्टिकल बात है बिल्कुल, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। केवल तीन चीज, सब्जेक्ट, उसमें वर्ब और उसमें ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजों से मिलकर कोई भी सेंटेंस बनेगा। ये सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा हमारा जो रीअरेंजिंग होता है सेंटेंसेस में, ठीक है। रीअरेंजिंग भी बहुत ज्यादा पेपर में आता है, देखने को मिलना ही मिलना है, श्योर है बिल्कुल। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीअरेंजमेंट आएगा सेंटेंस का, तो उसमें क्या काम आएगा, उसमें यही काम आएगा। सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा सेंटेंस में, उसके बाद वर्ब आएगी, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। उसमें आगे पीछे करके लिखे रखते हैं, बस उसको आपको अरेंज करना है एक ऑर्डर में। ऑर्डर में अरेंज कर दोगे तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा, एक क्वेश्चन कंप्लीट। तो यही ध्यान देना है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखोगे तभी वो सेंटेंस बनेगा और तभी वो कोई ना कोई टेंस बनेगा, ठीक है ना। तो इसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट एक सीरीज बनाएंगे तब वो सेंटेंस कंप्लीट होगा। अब उसके बाद बात करते हैं वर्ब। सब्जेक्ट तो हमें पता ही है कि सेंटेंस को कर कौन रहा है, सब्जेक्ट का मतलब हिंदी में मान, उसका जो मीनिंग है वो करता होता है। करता का मतलब क्या है, जो कार्य कर रहा है वो सब्जेक्ट होगा। तो इसको तो कोई भी आराम से पहचान लेगा। उसमें बात आती है इसके बाद वर्ब की। वर्ब चैप्टर है पूरा एक अलग से, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वर्ब अलग से चैप्टर पढ़ना होता है इसमें। बस इसमें ध्यान रखना है वर्ब का मतलब क्या है। हिंदी के मीनिंग जिसमें पता है तो हिंदी के मीनिंग से इनका वर्ड जो है वो क्लियर हो जाएगा। वर्ब का मतलब क्रिया, क्रिया का मतलब जो है कार्य जो हो रहा है, वो क्या कार्य हो रहा है। उसमें डांसिंग है, लाफिंग है, ईटिंग है, बाथिंग है, रनिंग है, वॉकिंग है। तो क्या काम किया जा रहा है सब्जेक्ट के द्वारा, वही क्या है, वो है वर्ब। आर्य समझ में, वर्ब क्या है, जो भी सब्जेक्ट है वो कर क्या रहा है, वही क्या होती है, उसकी वर्ब होती है। कि भाई क्रिया, कार्य जो है वो क्या किया जा रहा है सब्जेक्ट के द्वारा, वो होती है हमारे पास वर्ब। बचा हुआ जो भी है वो कार्य हो जाएगा। जैसे कि मैं एक सिंपल सेंटेंस लेता हूं, राम ईट्स द फूड, राम ईट्स द फूड। तो इसमें हमारे पास जो है राम ईट्स द फूड, इसमें राम काम कर कौन रहा है, राम कर रहा है, सीधी सी बात है। इंसान का नाम राम क्या है, राम है, तो इसमें सब राम क्या हो जाएगा हमारे पास, राम हो जाएगा सब्जेक्ट। उसके बाद बात करते हैं राम क्या कर रहा है। राम ईट्स द फूड, इसमें कोई भी देख के बता देगा क्या काम हो रहा है, खाना खाने का काम किया जा रहा है। ईट मींस खाना, तो खाने का काम हो रहा है। तो ईट का मतलब क्या है, ये खाना खाने का काम किया जा रहा है। तो ईट्स क्या हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास, हो जाएगी वर्ब, ठीक है ना। और फूड जो है बचा हुआ, ये चीज जो है द फूड, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो तीन चीजों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों से मिलकर ही कोई भी सेंटेंस बनेगा। इन तीनों के बिना इनकम्प्लीट होगा सेंटेंस। आगे बात समझ में। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, जंबल सेंटेंस होते हैं जो होता था रीअरेंजिंग, वो किस तरीके से होगी। हम लिख देंगे यहाँ पे फूड, यहाँ पे लिख देंगे ईट, यहाँ पे दा आ जाएगा, यहाँ पे राम आ जाएगा। इस तरीके से सेंटेंस आएंगे रीअरेंज करने के लिए। चार वर्ड आगे पीछे करके लिख दिए और कहेंगे इसको रीअरेंज करके ठीक करो।
तो हमें इसमें बस ये चीज तो ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचान लो, आप उसको बस रीअरेंज कर दो, सेंटेंस बन जाएगा, सीधा हो गया सेंटेंस कंप्लीट। इसमें ध्यान देना है ईट्स हुआ, तो राम सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है इसमें, काम कौन कर रहा होगा भाई, राम काम कर रहा होगा, इसके अलावा कोई और ऐसी चीज है जो सब्जेक्ट काम कर सकती है, राम करेगा। अब हमें वर्ब भी दिखाई दे रही है कि ईट का मतलब खाना खाने का काम हो रहा है, खाना कौन खाएगा, ईट का मतलब क्या है, राम, राम खाएगा खाना, और क्या खाएगा, फूड खाएगा। सिंपली बात समझ में आ जाएगी, यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे वर्ब आ जाएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट जो बचा हुआ चीज है। अब ऑब्जेक्ट होता क्या है, ईट्स का मतलब है खाना, वो खा क्या रहा है, वो चीज को जो डिफाइन करेगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट। मतलब जो वर्ब जो है ये कार्य जो हो रहा है, ठीक है ना, इसका ये देखना है कि हमें इसका आंसर चाहिए, राम ईट्स, राम खाता है, क्या खाता है, जो बची हुई चीज है वही इसमें ऑब्जेक्ट में आएगी, क्या खा रहा है, वो खाना खा रहा है, तो ये खाना ही किसके काम में काम करेगा, ये करेगा ऑब्जेक्ट का काम। इसको नोट करिए, फिर करते हैं अगली बात। तो ये देख लिया हमने कि सब इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कोई भी सेंटेंस हो उसमें तीन चीजों का बहुत ज्यादा मेन रोल है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। उनको रीअरेंज करना है केवल सब्जेक्ट के साथ वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट, तो तुरंत क्या हो जाएगा हमारे पास, सेंटेंस एक कंप्लीट तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, दो तरह की वर्ब्स मैंने बताई थी, कौन कौन सी वर्ब्स बताई थी, जल्दी बताओ। दो तरह की वर्ब्स बताई थी कल की वीडियो में कि दो वर्ब होती है, कौन कौन सी होती है, दो तरह की वर्ब, ठीक है। एक होती है हेल्पिंग वर्ब, गुड, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। दोनों ही वर्ब करेंगे किसी भी सेंटेंस में काम, एक हेल्पिंग वर्ब आएगी और एक मेन वर्ब आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब कब काम आएगी हमारे पास किसी भी सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब काम आती है हमारे पास एक तो नेगेटिव सेंटेंस में, जब हम किसी सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब हेल्पिंग वर्ब वहां पे काम करेगी मेन वर्ब के साथ। मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे हम कौन से सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में। और एक बचता है हमारे पास इंटरोगेटिव, या एक हमारे पास जो WH फैमिली के साथ बनाते हैं हम सेंटेंस, वो वाले सेंटेंस जो होते हैं, ठीक है ना। अभी हम करेंगे इसको, समझ में आएगी बात। तो हेल्पिंग वर्ब का यूज कहां पे करेंगे, तो नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे, और इंटरोगेटिव या फिर WH फैमिली वाले, व्हाई, हाउ, डज वाले, जैसे व्हाई और ये वाले सेंटेंस होते हैं उनमें भी हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। वो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ यूज होगी। अब देखते हैं एग्जांपल जब करेंगे। फिर बस मेन वर्ब, मेन वर्ब कहां काम करेगी, ये तो सारे सेंटेंसेस में काम करेगी। मेन वर्ब पॉजिटिव सेंटेंस में भी आएगी, ये नेगेटिव में भी आएगी, और ये इंटरोगेटिव में भी आएगी, और WH फैमिली में। मतलब कहने का मेन वर्ब ही कौन सी वाली वर्ब है, जो मैं बात कर रहा था सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब लगती है ये, और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये जो वर्ब है ना, ये इसी वाली वर्ब की बात करी जाएगी, मेन वर्ब की बात। तो ये तो किसी भी सेंटेंस में बहुत जरूरी है, ये तो बनेगी ही बनेगी, सेंटेंस के साथ आएगी आएगी किसी भी सेंटेंस में। अब कैसे यूज होगी, अब हम बात करते हैं, जब मैंने कल वीडियो बताई थी आपको इंट्रोडक्शन में टेंसेस की बहुत सारी चीजें बताई थी, मैंने बताया था कि यही सारा यूज होना है पूरे टेंस आर्ट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने बताई थी वर्ब की कौन सी वाली फॉर्म यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की। किस कौन से वाले सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं। फिर मैंने बताया था इसमें एस या ईएस भी ऐड कर लेते हैं। अब बताओ जल्दी से, एस या ईएस कब ऐड किया जाता है किसी भी वर्ब में, जब सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर होगा। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों बना कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस ऐड करेंगे, प्लूरल के साथ भी कर सकते थे हम लोग। तो ये रटने वाली बात थोड़ी ना है कि हम एस या ईएस क्यों ऐड कर रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल के साथ भी ऐड कर सकते थे हम तो, सिंगुलर के साथ ही कहा हमसे एस या ईएस ऐड करने को। तो ध्यान रखना है, कोई भी जो वर्ब होती है, जैसे मैंने लिखा वर्ब, वर्ब का मतलब क्या है, जो भी कुछ कार्य होता है, ईटिंग, डांसिंग, बाथिंग, रनिंग, ये सारे जो रनिंग में कार्य होते हैं वो होते हैं सारे वर्ब। वर्ब है हमारे पास ईट, ईट के बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पे बाथ और वॉक लिख दो। तो जितनी भी वर्ब होती हैं वो अपने आप में कैसी होती हैं, प्लूरल होती हैं। आइए बात समझ में, जितनी भी वर्ब होती हैं हमारे पास, ये जो मेन वर्ब की बात कर रहा हूं मैं, जो मेन वर्ब है, जितनी भी ये वर्ब है, ठीक है ना, ये होती हैं सारी कैसी, ये होती हैं प्लूरल अपने आप में। तो जितनी भी वर्ब एग्जिस्ट करती हैं अपने आप, पहले से ही ग्रामर में जो एग्जिस्ट कर रही हैं वर्ब, वो अपनी कौन सी वाली फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, पहले से ही वो प्लूरल फॉर्म में होती हैं। अब सब्जेक्ट जब सिंगुलर आएगा तो ये कहेगा ना कि मैं सिंगुलर हूं तो वर्ब भी तो सिंगुलर दो मेरे साथ,
अब वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम एस या ईएस ऐड करते हैं उसमें। अगर हम वर्ब में एस या ईएस ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, प्लूरल से सिंगुलर बन जाएगी। सिंगुलर बनते ही वो कैसे हो जाएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करने के लिए रेडी हो जाएगी वो। अब सिंगुलर सब्जेक्ट तैयार होगा क्योंकि मेरे साथ अब यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आप यूज कर सकते हो। आपने इसको सिंगुलर बना दिया, कैसे बनाया सिंगुलर, उसमें एस या ईएस ऐड करके, है ना। एस या ईएस वो अपने आप ही धीरे धीरे समझ में आएगा कहां पे एस यूज करना है, कहां पे ईएस, वो समझ में आएगा। जब वर्ब चैप्टर करेंगे तब तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी। और वर्ब को सिंगुलर कैसे किया जाएगा, उसमें हम एस या ईएस ऐड कर देंगे। अब नहीं भूलनी ये बात, अब तो नहीं भूलोगे ये बात कि वर्ब में एस या ईएस ऐड करनी है। कब करनी है, जब सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर होगा। क्यों कर रहे हैं वर्ब में एस ईएस ऐड, क्योंकि ये वर्ब पहले से प्लूरल होती है। अब सब्जेक्ट सिंगुलर तो ये तो सिंगुलर होनी चाहिए। तो सिंगुलर कैसे करेंगे, इसमें एस या ईएस ऐड करके हम इसको सिंगुलर बना लेंगे, है ना। तो इसको नोट करो, फिर करते हैं नेक्स्ट सेक्शन वाली बात। तो समझ में आ गई बात कैसे कैसे हमें यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, दो तरह की वर्ब हमें है और कैसे यूज वो करनी है हमने देख लिया। अब बात करते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब हैं, ये हेल्पिंग जो वर्ब हैं ये कौन कौन सी होती हैं। अभी मैंने मेन वर्ब तो तुम्हें बता दिया कि सर मेन वर्ब तो क्लियर हो गया, जो भी काम रनिंग में है, खाना खा रहे हैं, ईटिंग, बाथिंग, रनिंग, वॉकिंग, इस तरह के जितने भी वर्ड आएंगे वो सब क्या है, मेन वर्ब है। तो फिर हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है भाई, और फिर हेल्पिंग वर्ब होती कौन सी और यहाँ पे कौन सी यूज करनी है हमें, तो कौन कौन सी होती है वो तो हम किसी भी वीडियो में बात कर लेंगे। अगली वीडियो में टेंस चार्ट बनाना है हमें, उसके बाद अभी जब सारे टेंस क्लियर हो जाएंगे एक टेंस चार्ट बन जाएगा जो आप खुद ही फिल कर लोगे बहुत इजीली सारे सेंटेंस समझने के बाद। यहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे यूज करनी है वो मैंने बताया था, नेगेटिव सेंटेंस में यूज होंगी और इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज होंगी। दो तरह के सेंटेंसेस में यूज करनी है हमें हेल्पिंग वर्ब। किसके साथ यूज होगी ये, मेन वर्ब के साथ। मेन वर्ब की हेल्प करती है एक तरह से। अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी यूज करनी है हमें इसमें। प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी, एक डू यूज होगी और एक डज यूज होगी। आगे बात समझ में, डू और डज कहां से निकल के आए, ये इसका ये जो है ये क्या है, डू है। ये कौन सी फॉर्म है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म है। अच्छा ये कौन सी फॉर्म होगी वर्ब की, मतलब सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी, प्लूरल होगी। बताया था मैंने अभी, कोई भी वर्ब जो भी एग्जिस्ट करती है वो अपने आप में कैसी होगी, प्लूरल होगी। फिर इसको सिंगुलर कैसे बनाएंगे, एस या ईएस ऐड करके बनाएंगे। बताया था कि किसी भी वर्ब में आप एस या ईएस ऐड कर दो वो बन जाएगी सिंगुलर। और सिंगुलर हमें बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, हेल्पिंग वर्ब को भी क्यों पड़ रही है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट जब आएगा तो हेल्पिंग वर्ब भी तो सिंगुलर होनी चाहिए। तो इसलिए हमने डू में ईएस ऐड कर दिया कि भाई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो हम ये वाली वर्ब यूज करेंगे। डू की फर्स्ट फॉर्म तो होती है डू, सेकंड फॉर्म होती है इसकी डिड, थर्ड फॉर्म होती है इसकी डन। ये मैंने तुम्हें बता दिया। एक वर्ब आज आपको याद करनी है, डू। डू का मतलब होता है करना, कोई भी काम जो है हम करते हैं, डू। ये इसको एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हम यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और इसकी कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, तो इसलिए यहाँ पे केवल कौन सी वर्ब काम करेगी, ये डू काम करेगी। यहाँ पे केवल डू यूज करनी है। फिर डज भी आएगा। डज कहाँ पे आएगा, जहां पे सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर होगा। बहुत आसान सी बात है। अब इसमें जो हम रूल पढ़ते हुए आ रहे हैं, रूल पढ़े हमने, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या ईएस, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, डू नॉट, डज नॉट, इस तरह से बहुत सारे रूल हमने पढ़े हैं। वो अब आप खुद बनाने लग जाएंगे जब ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ लोगे तब। अगर ये चीजें आपने समझ ली तो रूल जो है वो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही बना लोगे। मैंने रूल का मतलब क्या है, हमें ये देखना है कोई भी सेंटेंस कैसे बनता है, तीन चीजों से मिलकर बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये तीन चीजों से मिलकर तो बनेगा कोई भी सेंटेंस। और ये सेंटेंस कैसा होगा, ये होगा पॉजिटिव सेंटेंस। इसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं, जैसे कि पॉजिटिव सेंटेंस कह दो इसको आप अफर्मेटिव सेंटेंस कह दो, इसको आप सिंपल सेंटेंस कह दो। तो नाम तो कुछ भी रख लो, इसका रहना तो ये पॉजिटिव ही है। इसका मतलब ये इसमें नोट नहीं आना, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाना, एक सिंपल सा सेंटेंस होगा, इसलिए इसका नाम सिंपल भी है, पॉजिटिव भी है। इस तरह के नाम इसके यहां से निकल के आए हैं। इसमें हमें ये ध्यान देना है बस। अब ये तो हर सेंटेंस के लिए जरूरी है बात, तो बना कौन सा रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस आप बनाने जा रहे हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट में
जो सिंपल सेंटेंस है हेल्पिंग वर्ब तो उसमें आएगी नहीं, बताई थी मैंने, हेल्पिंग वर्ब तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव में काम करती है। ये तो सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट तो सभी में आना ही आना है। अब वर्ब की तो हमने 5 तरह की फॉर्म पढ़ी थी। अब यहाँ पे कौन सी यूज होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट, कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे, मैं यहाँ पे बताया था, मैंने बताया जल्दी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस ये तो ध्यान रखना है, इसको शॉर्ट में हम V1 लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है। हमने रट रखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल रटा हुआ है सभी को। लेकिन यहाँ SEIS में क्यों लिखूं, जरूरत क्या है लिखने की, वो तो हम सेंटेंस में अपने आप ही देख लेंगे। जब सब्जेक्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, राम आया केवल, राम कितना है, एक ही तो इंसान है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो जो भी वहां पे वर्ब होगी उसमें SEIS अपने आप ऐड कर दो। तो रूल में लिखने की जरूरत क्या है, उसको रटने की जरूरत क्या है, क्योंकि SEIS हर सेंटेंस के लिए जरूरी तो है नहीं, वो तो केवल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं हम। तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS, वो फिर 2 रूल लिखने पड़ेंगे केवल पॉजिटिव के लिए। एक में तो ये केवल, फिर दूसरा रूल बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट, फिर दूसरा रूल, फिर उसमें बताएंगे कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट वाले के लिए रूल है, ये बर्डन हो जाएगा तुम्हारे ऊपर एक कि भाई हमें 2 रूल याद करने हैं केवल पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, जरूरत ही नहीं है। 2 रूल जरूरत क्या है याद करने की, एक यूनिवर्सल रूल याद रखो, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था कि केवल वर्ब का खेल है पूरे टेंस में। यहां हमने बता दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, ठीक है। सब्जेक्ट यहां वर्ब के साथ क्या और ऐड कर दिया, केवल फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट आना ही है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि भाई SEIS जरूरत क्या है रूल में लिखने की, वो तो हमने पहले ही देख लिया कि SEIS कब यूज होता है, जब सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा जब। तो इसमें तो कुछ भी रटने वाली बात है ही नहीं। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ SEIS क्यों ऐड करते हैं वो मैं क्लियर कर चुका हूं अच्छे से, कि वर्ब जो है वो भी सिंगुलर होनी चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है और कोई भी वर्ब अपने आप में प्लूरल होती है, जो नेचुरल वर्ब होती है, एग्जिस्ट करती है जो। तो आसानी से सेंटेंस बन जाएगा। कोई भी एग्जांपल लिख लो यहाँ पे, सीता स्टडी इन द क्लास, ये एक सेंटेंस मैंने बनाया, सीता स्टडी इन द क्लास। स्टडी का मतलब क्या होता है, पढ़ना, अध्ययन करना। सीता क्लास में पढ़ती है, सिंपल सा सेंटेंस बना। इसको देखते ही हमें समझ में आना चाहिए कि सीता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, ऑब्जेक्ट, सिंपल सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। अब बात करते हैं सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, स्टडी, इसमें कहीं SEIS तो नजर ही नहीं आ रहा, SEIS नजर नहीं आ रहा, भाई गलत हो गया सेंटेंस, सेंटेंस तो ये सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो इसके साथ स्टडी लग रहा है, SEIS तो नजर ही नहीं आ रहा। स्टडी तो हमने नॉर्मल पढ़ा है, कोई भी वर्ब लिखी हुई देखी हमने स्टडी, अब स्टडी नॉर्मल लिखा हुआ देखा है हमने कहीं भी किसी भी किताब में, तो ये तो मैंने बताया था कोई भी जो नॉर्मल वर्ब होती है अपने आप में प्लूरल होती है पहले से। अब प्लूरल है तो इसको तो हमें सिंगुलर बनाना पड़ेगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सीता के लिए तो है पढ़ने वाली, तो स्टडी के साथ हमें SEIS ऐड लगाना पड़ेगा। अब ध्यान रखना है, धीरे धीरे सारी बात समझ में आएगी। एक नई बात यहाँ पे ऐड कर लेना माइंड में, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर Y लिखा हुआ है तो उसको जब हम सिंगुलर बनाएंगे वर्ड को, तो उसमें IES ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, IES। स्टडी का मतलब ये है अध्ययन करना, ये प्लूरल वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर ही बनानी पड़ेगी वर्ब भी। इसको सिंगुलर बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करेंगे लास्ट में, IES। IES केवल वहीं ऐड करते हैं जिस वर्ड के लास्ट में Y आएगा, ठीक है। अब याद रखनी है बात, स्टडी के साथ हमने क्या लगाया, IES। अब ये कैसी बन गई वर्ब, सिंगुलर वर्ब बन गई, सिंगुलर सब्जेक्ट था, सिंगुलर ही वर्ब है, ऑब्जेक्ट आ गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया जो पॉजिटिव था। सारे सेंटेंस बिल्कुल ऐसे ही बनने हैं। एक प्लूरल का एग्जांपल और देख लो, प्लूरल का एग्जांपल मैं यहां दिखा देता हूं, जैसे कि दे प्ले इन द ग्राउंड, दे प्ले इन द ग्राउंड। दे का मतलब क्या है, वे मतलब बहुत सारे लोग होंगे खेलने वाले, दे हो गया हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट। अब प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल ही लगाएंगे, और वह प्लूरल हमारे पास पता है, प्ले हमने लिखा हुआ देखा है, इसमें SEIS ऐड नहीं है, इसका मतलब सही बात है, प्लूरल ही वर्ब है, प्लूरल ही सब्जेक्ट है, बचा केवल ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो गया हमारे पास, प्लूरल वर्ब हो गई,
और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तीनों चीजें सेटिस्फाई कर रहे हैं हमारे पास रूल को, सेंटेंस खत्म। पॉजिटिव मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस हमारे पास हो गया खत्म। इसको नोट करो, फिर देखते हैं अगले वाले सेंटेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस सबको समझ में आ गया कैसे बनाने हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कहां पे यूज करनी है, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में और डब्ल्यूएस फैमिली वाले में। तो नेगेटिव वाले जो सेंटेंस हैं और जो इंटरोगेटिव वाले हैं, ये दो तरीके के होते हैं इंटरोगेटिव, वो बात करेंगे जब सेंटेंस बनाएंगे। तो ये बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट काम है आपका होमवर्क, क्योंकि होमवर्क नहीं करोगे तो सारा पढ़ा लिखा भूल जाओगे। पूरी वीडियो आपने देखी, बात समझ में आ गई, ठीक है। होमवर्क तो कुछ मिला ही नहीं। होमवर्क अगर नहीं मिलेगा, समझ में नहीं आना कुछ भी, वीडियो देख ली, बात समझ में आ गई, एक दो दिन में भूल जाओगे। लेकिन अगर होमवर्क कर लिया तो लंबे समय तक याद रहेगी। होमवर्क क्या है तुम्हारा? होमवर्क है 10 सेंटेंस। 10 सेंटेंस लिखने हैं तुम्हें घर पे। पॉजिटिव होने चाहिए, वो नेगेटिव इंटरोगेटिव जैसे नहीं होने चाहिए। जैसे मैंने दिखाए थे ना, पॉजिटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बताइए ऐसे ही इसको कब ऐड करना है, बताने की जरूरत नहीं है अब तो 10 सेंटेंस होमवर्क में लिखने हैं। कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए, तब तक के लिए थैंक यू।